नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं बासु चटर्जी की बात करूंगा। 4 जून 2020 को उनका निधन हुआ। 90 साल के थे। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 42 फिल्में, जी हाँ 42 फिल्में निर्देशित की। कुछ एक टीवी शोज़ किए, काका जी कहीन, रजनी, ब्योमकेश बख्शी आदि। फिल्में तो आप सभी जानते हैं। सारा आकाश उनकी पहली फिल्म थी, जो उन्होंने राजेंद्र यादव के इसी नाम के उपन्यास पर बनाई थी। लेकिन उसके पहले के बासु चटर्जी को याद करें तो जैसा कि वे बताते थे कि उनकी पैदाइश अजमेर की थी। बड़े होने पर पिता उनके रेलवे में थे। पिता के साथ वे मथुरा चले गए। मथुरा और आगरा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और फिर कह लें कि वयस्क होते ही उन्होंने मुंबई का रास्ता चुना। मुंबई आने का मकसद सिनेमा सीधे सीधे नहीं था। यहाँ आए थे कि वे कुछ काम कर सकें और इसी लिहाज से उन्होंने पहले एक मिलिट्री स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी कर ली। कुछ दिनों तक लाइब्रेरियन की नौकरी में रहने के बाद उन्हें ऊब सी महसूस हुई और वे स्केच और कार्टून बहुत अच्छे बनाया करते थे। तो ब्लिट्ज़ के संपादक से उनकी बात हुई और फिर वे ब्लिट्ज़ में आ गए। ब्लिट्ज़ में पॉलिटिकल कार्टून बनाने लगे। वहाँ से लगभग 15 सालों तक उन्होंने कार्टून बनाने का सिलसिला जारी रखा और वहीं काम करते रहे। यहाँ मैं बता दूं कि मथुरा रेलवे कॉलोनी से ही उनके दोस्त बने थे शैलेंद्र यहाँ आ चुके थे तब तक और फिल्मों में काम कर रहे थे, लगातार गीत लिख रहे थे। तो उनसे संपर्क बना हुआ था। जब उन्होंने अपनी फिल्म शुरू की तीसरी कसम, तब बासु चटर्जी ने उनसे कहा कि भाई मुझे भी रख लो फिल्म में, मैं काम सीखना चाहता हूँ। हालांकि तीसरी कसम के निर्माता वही थे, दोस्त भी थे बासु के, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम आ कर के फिल्म के निर्देशक बासु भट्टाचार्य से मिल लो, अगर वे राज़ी हो जाते हैं तो तुम काम करो। खैर मुलाकात हुई दोनों की और दोनों में एक सहमति बनी और बासु वहाँ काम करने लगे। यहीं उनकी मुलाकात फणीश्वरनाथ रेणु से हुई थी। रेणु ने उनके बारे में बहुत अच्छी सटीक बात कही है कि कार्टूनिस्ट होने की वजह से बासु चटर्जी के पास एक बाकी निगाह थी, जिससे वे दुनिया को देखते और दिखाते थे। मुझे लगता है यही बाकी निगाह उनकी फिल्मों में भी आई। और जब उन्होंने फिल्में शुरू की, पहली फिल्म उनकी सारा आकाश, जो न्यू वेव सिनेमा कह लें, पैरेलल सिनेमा कह लें, समांतर सिनेमा कह लें, आर्ट फिल्म कह लें, उसकी पहली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल भारत में जो न्यू वेव सिनेमा है उसकी शुरुआत जिन 3 फिल्मों से होती है, जिस तिपाही पर ये पूरी धारा टिकी हुई है या जहाँ से शुरू करना चाहिए, वह थी मृणाल सेन की भुवन सोम, मणि कौल की उसकी रोटी और बासु चटर्जी की सारा आकाश। बाकी दोनों, मृणाल सेन और मणि कौल, कला के आग्रह की वजह से, फिल्म कला की आग्रह की वजह से एक अलग दिशा में निकले और काफ़ी चर्चित और सफल रहे। वहीं बासु चटर्जी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जिसको बाद में हम मिडिल ऑफ द सिनेमा कहते हैं, जो मध्यमार्गी कहा जा सकता है, जो कॉमर्स भी नहीं था, आर्ट भी नहीं था, लोगों का मनोरंजन हो, दर्शक खुश रहें और एक हल्का फुल्का
आनंद भी आए। इस हिसाब से उन्होंने पिया का घर, छोटी सी बात, बातों बातों में, रजनीगंधा, चिच्चोर, स्वामी जैसी अनेक फिल्में बनाई। इनका अध्ययन विश्लेषण करें तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मिडिल क्लास को लेकर के उनका क्या रवैया था। उनसे जब लोग पूछते थे कि आपकी फिल्में ज़्यादातर मिडिल क्लास कैरेक्टर्स पे क्यों होती हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और ऐसे परिवारों के कोने कोने से मैं परिचित हूँ, उनकी भावनाओं से परिचित हूँ, उनकी आशा निराशा से परिचित हूँ, उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैंने उन पर ही फिल्में बनाना ज़्यादा उचित समझा और इस मामले में उन्हें अच्छी कामयाबी मिली। अब उनकी फिल्मों को, ऐसी फिल्मों को खास करके अगर देखें मुंबई के संदर्भ में, तो मुंबई में उसके पहले जिस तरीके की फिल्में आती मुंबई की पृष्ठभूमि पर, उसमें मुंबई एक अलग तरीके से दिखाई पड़ती थी। ऐसा लगता था कि उसमें जो मिडिल क्लास हमारे आपके जैसा तबका है वो रहता ही नहीं है। लेकिन बासु चटर्जी के नायक, बासु चटर्जी की नायिकाएं इसी मिडिल क्लास से थीं जो मुंबई में लोकल ट्रेन पकड़ती हैं, बसें पकड़ती हैं बेस्ट की, दफ्तर जाती हैं, पर्स लेके चलती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं और काम करती हैं। उनकी फिल्मों में ज़्यादातर नायिकाएं कामकाजी हैं और उनका प्रेम भी होता है। प्रेमी हमेशा हिंदी फिल्मों का हीरो नहीं होता है। और सही कहते थे कि बासु चटर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे हिंदी फिल्मों के हीरो की मर्दानगी नहीं समझ में आती है। कहने का मतलब एक हीरो जैसे 10 गुंडों को मार भगाता है, कुछ भी असंभव काम कर लेता है, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है वो सारे काम कर लेता है, तो वैसी चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती हैं। इसलिए उनके किरदार आप देखें ज़्यादातर ऐसे ही मिडिल क्लास से हैं। उन्होंने इन फिल्मों को, जैसे सारा आगाज़ तो उन्होंने राजेंद्र यादव के घर में ही शूट किया था। राजेंद्र यादव से पूछा भी था उन्होंने कि आपने जब इस उपन्यास को लिखा तब कौन सा घर आपके कल्पना में था, तो उन्होंने कहा कोई कल्पना में नहीं था, ये मेरा घर था। तो उन्होंने वहीं जाके शूट करना उचित समझा। बहुत बाद में अशोक मिश्र जी ने मुझे बताया, अशोक मिश्र स्क्रिप्ट राइटर हैं, कि जब दुर्गा की शूटिंग होने वाली थी तो उन्होंने बेरला गांव की कहानी लिखी थी जो छत्तीसगढ़ में दुर्ग और रायपुर के आसपास है। तो बासु चटर्जी ने कहा था कि चलो बेरला गांव में ही शूट करते हैं। तो रियल लोकेशन पर जाना, रियल लोकेशन पर जाके शूट करना मुश्किलों के बावजूद और सीमित बजट में, अशोक मिश्र ने बताया कि वे सीमित बजट में मितव्ययी थे, फालतू खर्च नहीं करते थे, लेकिन लोग उन्हें कंजूस कहा करते थे। ऐसा नहीं था, छोटी छोटी बातों का हिसाब रखते थे, ख्याल रखते थे और नज़र उनकी बहुत पारखी थी। एक और बात जो पता चली वो ये, हम सभी जानते हैं कि उनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। उन्होंने सारा आकाश से इसकी शुरुआत की थी और बात तक त्रिया चरित्र भी उनके शिवमूर्ति की कहानी पर है। रजनीगंधा यही सच है और इस तरीके से तमाम कहानियाँ वे लेते रहे। लेकिन आपको बताऊं मैं कि वे सारी कहानियाँ किसी से भी लिखवाएं, पटकथा किसी से भी लिखवाएं, उसको आखिरी टच, फाइनल टच वे अपनी राइटिंग से देते थे। वो शूटिंग के हिसाब से उसको बदलते थे, उसे एक नया फॉर्म देते थे। बासु चटर्जी की पता नहीं क्यों अधिक चर्चा नहीं हो पाई है। सिर्फ मिडिल ऑफ द सिनेमा, मध्यमार्गी सिनेमा वगैरह में उनकी चर्चा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ और गुलजार के साथ और बासु भट्टाचार्य के साथ की जाती है। लेकिन ज़रूरत है कि एक अलग से पूरा विस्तृत काम उनकी फिल्मों को लेकर, उनके किरदारों को लेकर, कलाकारों के उनके चयन को लेकर के
होना चाहिए। उनकी फिल्मों का गीत संगीत भी उल्लेखनीय है। उनका भी अध्ययन होना चाहिए कि किस प्रकार से वे योगेश से, गुलजार से और दूसरे गीतकारों से गीत लिखवाते थे और कैसे अपने किरदारों के मनोभावों को व्यक्त करने वाले आम फाहम भाषा में, सीधी सरल भाषा में उन गीतों को रखते थे। उनके सारे गीत लोकप्रिय हुए और यहीं पे इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि उनके गीतों का फिल्मांकन किसी भी कमर्शियल और मेन स्ट्रीम सिनेमा के टक्कर का या कभी कभी उससे ऊंचा भी होता था, क्योंकि वह दुनिया आसपास की होती थी लेकिन एक उसमें गति रहती थी, एक गर्मजोशी रहती थी किरदारों के बीच में। हिंदी फिल्मों में मॉनसून बहुत प्रिय दृश्य रहा है हमेशा से, गानों के अलावा सब जगह। आप उनकी फिल्म मंजिल में रिमझिम गिरे सावन लगा के देखिए, सुन के देखिए उसे। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन लाइन्स के इलाके में कैसे घूम रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। और जब ये शूटिंग हो रही थी तो सचमुच बारिश हुई थी उस दिन, और उस बारिश में ही उसको शूट किया गया था। नकली बारिश नहीं की गई थी किसी फिल्मी सेट पर। बहुत सी बातें हैं बासु चटर्जी के बारे में। बासु चटर्जी अनोखे फिल्मकार रहे हैं। उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और हमें कुछ ऐसे किरदार दिए हैं जो हमारे घर परिवार में मिलते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास हैं, उनको उन्होंने पर्दे पर लाके जीवंत कर दिया। उनके दर्शक कह लें कि बिल्कुल फ्रंट स्टॉल वाले दर्शक नहीं होते थे, हालांकि उनको भी मज़ा आता था। उन्होंने मुख्य रूप से जो शिक्षित मध्य वर्ग है, नौकरीशुदा और छोटे मोटे व्यवसाय करने वाला, उन दर्शकों का ख्याल रखते थे। उन्हीं की रुचि और सौंदर्य दृष्टि के हिसाब से फिल्में बनाते थे, उन्हीं की संवेदना उन फिल्मों में आती थी। तो नमस्कार फिर से और नमन बासु चटर्जी को। आप देखते रहें सिनेमा हॉल, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी।